Assalamualaikum, welcome to my channel and welcome to another video. This video is all about second year biology. So हम start लेंगे सबसे पहले chapter 1 homeostasis के short question answers. क्वेश्चन आंसर्स इसमें 1 to 10 गिवन है बुक की एक्सरसाइज में, जो कि चैप्टर के एंड पे मौजूद है. सो लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर. सो क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज गिवन एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर होम्योस्टैसिस इज व्हाई द फिजियोलॉजिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंटरनल बॉडी इज इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फिजिकल इंटीग्रेशन इंटरनल बॉडी का इन्वायरमेंट क्यों ज़रूरी है, या क्या इम्पोर्टेंस है, या क्या उसके बेनिफिट्स हैं. सो physiological integration is the process by which bodies different systems work together to maintain a stable internal environment or homeostasis. Homeostasis is essential for life because it allows cells to function properly and prevents them from being damaged or destroyed. Physiological integration एक ऐसा process है जिसमें body के different systems एक साथ काम करते हैं ताकि वो एक stable, एक मुस्तहकम internal environment जो है वो मेंटेन कर सकें, और जिसे होम्योस्टैसिस कहते हैं. अगर हम इसकी सिर्फ डेफिनेशन देखें तो होम्योस्टैसिस एक ऐसा इसेंशियल फॉर लाइफ है क्योंकि ये अलाउ करता है सेल्स को प्रॉपर फंक्शंस करने के लिए और प्रिवेंट करता है सेल्स को डैमेज या डिस्ट्रॉय होने से. बेनिफिट्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इट अलाउ सेल्स टू फंक्शन प्रॉपरली. इसकी वजह से सेल्स प्रॉपरली फंक्शन कर सकते हैं. इट प्रिवेंट सेल्स फ्रॉम बीइंग डैमेज और डिस्ट्रॉय. ये प्रिवेंट करता है सेल्स को डैमेज और डिस्ट्रॉय होने से. एंड इट प्रोमोट्स ओवरऑल हेल्थ एंड वेल बीइंग. प्रोमोट करता है हमारी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ या वेल बीइंग. अब इसमें जो मौजूद थ्योरी है वो आप डेफिनेटली यहाँ से कॉपी कर लेंगे. मकसद सिर्फ आपको इसका बेसिक कंसेप्ट देना है कि बॉडी के लिए फिजियोलॉजिकल इंटीग्रेशन जो है बॉडी की इन्वायरमेंट की, इंटरनल इन्वायरमेंट की, वो क्यों ज़रूरी होती है, या जिसे होम्योस्टैसिस कहते हैं. तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काउंटर एक्ट अपॉन ईच अदर. ये क्यों ज़रूरी है कि पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो एक दूसरे का मुकाबला करें. पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफाइज अ चेंज व्हाइल नेगेटिव फीडबैक काउंटर एक्ट्स अ चेंज. जो पॉजिटिव फीडबैक है या जिसे मस्बत फीडबैक भी कहते हैं, वो किसी भी चेंज को, किसी भी तब्दीली को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, जबकि जो नेगेटिव फीडबैक है वो उसके काउंटर काम करता है, यानी उस चीज़ को रोकने के लिए या उसके मुकाबले में काम करता है. मतलब एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो वो फौरन से काउंटर एक्ट करके उसको चेंज करेगा या उसके खिलाफ काम करेगा. इन दोनों किस्म के फीडबैक के दरमियान एक लूप का होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो होम्योस्टैसिस को मेंटेन कर सके, एक मुस्तहकम इंटरनल इन्वायरमेंट, स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सके. पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काउंटर एक्ट अपॉन ईच अदर. किस तरह से करते हैं? स्टेबिलिटी, मुस्तहकम किस तरह से होता है? रेगुलेशन, अडेप्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी में क्या है? पॉजिटिव फीडबैक कैन एम्पलीफाई अ चेंज विच कैन लीड टू इनस्टेबिलिटी. जैसे ही पॉजिटिव फीडबैक चेंज को बढ़ा देता है तो वो उसको इंस्टेबिलिटी की तरफ ले जाता है. नेगेटिव फीडबैक हेल्प करता है, उसके खिलाफ काम करता है ताकि वो वापस ब्रिंगिंग बैक द सिस्टम टू इट्स सेट पॉइंट, वापस उसे सेट पॉइंट की तरफ लाया जा सके. रेगुलेशन, पॉजिटिव फीडबैक कैन बी यूज्ड टू ट्रिगर रैपिड रिस्पॉन्सेज व्हाइल नेगेटिव फीडबैक इज यूज्ड टू मेंटेन स्टेबल कंडीशंस ओवर टाइम. पॉजिटिव फीडबैक का यूज किया जाता है ताकि हम तेजी से होने वाले रिएक्शन या रिस्पॉन्सेस को स्टेबल कर सके, जबकि जो नेगेटिव फीडबैक है वो वक्त के साथ साथ उसको स्टेबल इन्वायरमेंट या स्टेबल कंडीशंस मेंटेन करने में हेल्प करता है या वो इस्तेमाल किया जाता है. अडेप्टेबिलिटी, पॉजिटिव फीडबैक कैन हेल्प सिस्टम्स टू अडेप्ट टू चेंजिंग कंडीशंस बाय एम्पलीफाइंग फेवरेबल चेंजेस. पॉजिटिव फीडबैक हेल्प करता है सिस्टम्स को अडेप्ट करने, फेवरेबल चेंजेस को बढ़ाकर बदलते हुए हालात के मुताबिक उसे ढालने में सिस्टम की हेल्प करता है. नेगेटिव फीडबैक प्रिवेंट सिस्टम्स फ्रॉम ओवर रिएक्टिंग टू चेंजेस, जबकि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम्स को चेंज होने पर, तब्दीलियों पर ज़्यादा रिस्पॉन्स जाहिर करने से रोकता है, ओवर रिएक्ट करने से रोकता है. एग्जाम्पल गिवन है यहाँ. द बॉडीज टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक टू मेंटेन अ स्टेबल बॉडी टेम्परेचर.
When the body temperature starts to rise, this triggers a positive feedback loop that causes the body to sweat. Sweating helps to cool the body down, and this negative feedback loop helps to bring the body temperature back to its set point. मिसाल के तौर पर जो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम है, जो हमारी बॉडी की दर्जा हरारत को रेगुलेट करता है, वो यूज़ करता है इसी कॉम्बिनेशन को पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के, ताकि वो मेंटेन कर सके एक मुस्तहकम बॉडी टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर स्टार्ट होता है बढ़ना, तो ये ट्रिगर करता है पॉजिटिव फीडबैक का लूप, और जिसकी वजह से बॉडी में पसीना आना शुरू होता है। जो पसीना है वो हेल्प करता है हमारी बॉडी को कूल डाउन करने में। जैसे कि आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। सो स्वेटिंग में क्या हो रहा है, बेसिकली इवेपोरेशन हो रही है बॉडी से, और ये नेगेटिव फीडबैक का जो लूप है वो हेल्प करता है बॉडी टेम्परेचर को वापस अपने सेट पॉइंट पे जाने के लिए। How the aquatic osmoregulators overcome the osmoregulatory problems. Osmoregulators कैसे ओवरकम करते हैं, यानी कि काबू पाते हैं ऑस्मोरेगुलेटरी प्रॉब्लम्स से। ऑस्मोरेगुलेटरी क्या है? ऑस्मोसिस का प्रोसेस तो आपने पढ़ा होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव हो जाना मॉलिक्यूल्स का। अब यहाँ पर चूंकि ऑस्मोरेगुलेटर्स एक्वेटिक है, पानी में रहने वाले जानदारों की बात हो रही है, तो वो ये किस तरह इस चीज़ पर काबू पाते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन सबसे पहले देखते हैं क्या होती है। ऑस्मोरेगुलेशन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स मेंटेन अ बैलेंस ऑफ वाटर and salts in their bodies despite changes in the salinity of their environment. ऑस्मोरेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स मेंटेन रखते हैं बैलेंस वाटर और सॉल्ट का उनकी बॉडीज में, चाहे उनके इन्वायरमेंट में सैलिनिटी चेंजेस आती रहें, यानी जो नमकियात हैं वो चेंज होती रहें, उनके अराउंड जो भी नमकियात पाई जा रही हैं या मौजूद हैं पानी के अंदर, वो उन पर असरअंदाज ना हो। Aquatic organisms in particular face these challenge as they live in environment with varying degrees of salinity. Here are some specific examples of how aquatic osmoregulators overcome osmoregulatory problem. किस तरह से ऑर्गेनिज्म बदलती हुई सैलिनिटी की डिग्री को, जो कि उनकी सराउंडिंग में हो रहा है, उस चैलेंज को फेस करते हैं और अपनी बॉडी को बैलेंस रखते हैं। सबसे पहले बात कर ली जाए फ्रेश वाटर फिश की। फ्रेश वाटर फिश हैव अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इन देयर बॉडीज देन सराउंडिंग वाटर। जो फ्रेश वाटर फिश है उसमें उसकी बॉडी में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन उसके सराउंडिंग वाटर से ज़्यादा होती है। सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट्स एंड सॉल्यूशन का कंसेप्ट आपका केमिस्ट्री में क्लियर होगा। सो जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स है उनकी बॉडी में वो ज़्यादा होती है। दिस मीन्स दैट देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ वाटर टू डिफ्यूज इनटू देयर बॉडीज एंड फॉर सॉल्ट्स टू डिफ्यूज आउट। इसका मतलब ये है कि जो पानी की एबिलिटी है डिफ्यूज करने की उनकी बॉडी के अंदर, मीन्स उनकी बॉडी के अंदर जाने की ज़्यादा है, और जबकि जो सॉल्ट्स हैं वो डिफ्यूज आउट हो जाते हैं। वाटर डिफ्यूज इन होगा उनकी बॉडी में एंड सॉल्ट्स डिफ्यूज आउट। द काउंटरएक्ट दिस फ्रेश वाटर फिश हैव अ very efficient kidneys that excrete water quickly. काउंटरएक्ट करने के लिए फ्रेश वाटर फिशेस में एडेप्टेशन होती है, बहुत एफिशिएंट होती हैं उनकी किडनीज, जो कि वाटर को वेरी क्विकली एक्सक्रीट आउट कर रही होती है। दे ऑल्सो हैव स्पेशलाइज्ड गिल्स दैट एब्जॉर्ब सॉल्ट फ्रॉम द सराउंडिंग वाटर, और उनके पास ऐसे स्पेशलाइज्ड गिल्स होते हैं जो कि एब्जॉर्ब करते हैं सराउंडिंग वाटर से सॉल्ट। Here you can see in the diagram uptake of water and some ions in the food. They can uptake the water and ions. अपटेक ऑफ सॉल्ट आयंस बाय गिल्स, गिल्स से ये अपटेक करते हैं सॉल्ट्स और आयंस, जबकि ऑस्मोटिक वाटर गेन थ्रू गिल्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी सरफेस। Excretion of the large amount of water in dilute urine from kidneys. This is the process of freshwater fish for osmoregulation. Now come to marine fish. अब marine fish चूँकि मरीन में रहती है, ओशंस में या सीज में रहती है, जहाँ ऑलरेडी पानी जो है वो सॉल्टी होता है, तब क्या होगा? मरीन फिश हैव अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इन देयर बॉडी देन द सराउंडिंग सी वाटर। इसमें बिल्कुल उसका उलट होगा, इसमें सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन लो होगी इनकी बॉडी में सराउंडिंग सी वाटर से। दिस मीन्स दैट देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ वाटर टू डिफ्यूज आउट ऑफ देयर बॉडीज। इनकी बॉडी में वाटर को डिफ्यूज आउट करने की और सॉल्ट्स को डिफ्यूज इन करने की एबिलिटी होती है। To counteract this, marine fish drink large quantities of water and restrict urination. अब इसी चीज को counteract करने के लिए मरीन फिश जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में वाटर
ड्रिंक करती है, यूरिनेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देती है। दे ऑल्सो हैव स्पेशलाइज्ड गिल्स दैट एक्सक्रीट एक्सेस सॉल्ट, और इनके पास ऐसे गिल्स होते हैं जो कि सॉल्ट को, एक्सेस सॉल्ट जो भी उनकी बॉडी में जाता है उसे एक्सक्रीट आउट करते हैं। इसकी डायग्राम देखते हैं। गेन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट आयंस फ्रॉम द फूड, गेन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट आयंस फ्रॉम ड्रिंकिंग सी वाटर। फूड से भी जा रहा है और सी वाटर से भी जा रहे हैं सॉल्ट्स। एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट आयन फ्रॉम गिल्स, अब ये एक्सक्रीट आउट कर रही है गिल्स से सॉल्ट और आयंस को। ऑस्मोटिक वाटर लॉस थ्रू गिल्स एंड लार्ज पार्ट्स ऑफ द बॉडी सरफेस, and then excretion of salts, ions, small amount of water in scanty urine from kidney. This is the process in marine fish, how they deal with osmoregulatory problems. So we have question number 4. Why animal excrete different types of excretory waste? Animals different types के excretory waste pass out करते हैं या क्यों excrete करते हैं, इसके क्या रीजन है? So animals excrete different types of excretory waste primarily due to their adaptations to different environmental conditions and their metabolic processes. क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो डिफरेंट एडेप्टेशंस, डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहने की वजह से, डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस होने की वजह से उनकी एडेप्टेशंस जो हैं वो ऐसी होती हैं, उनकी बॉडी इस तरह से अडेप्ट हो जाती है कि उनके जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो चेंज होते हैं, जिसकी वजह से उनका एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो डिफरेंट हो जाता है। The type of excretory waste produced is determined by factors such as water availability, energy requirements, and the need to conserve nitrogen. Excretory waste produce होता है, determine करता है बहुत सारे factors, जैसे कि water availability क्या है, जहाँ पर वो animal रहता है, उसकी surrounding, उसका ecosystem उसे कितना water provide कर रहा है, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स क्या है उस एनिमल की, और उसे कितनी नाइट्रोजन को कंजर्व करने की नीड है। सो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट एनिमल्स। सबसे पहले है अमोनिया। Ammonia is a highly toxic waste product that is excreted by some aquatic animals such as fish and amphibians. अमोनिया बहुत ज्यादा जहरीला वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि एक्सक्रीट किया जाता है कुछ पानी में रहने वाले जानवरों से, जो कि एक्सक्रीट आउट होता है एक्वेटिक एनिमल से जो कि पानी में रहते हैं जानवर, जैसे कि फिश एंड एम्फीबी। सेकेंड इज यूरिया। यूरिया इज अ लेस टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल देन अमोनिया। ये थोड़ा सा कम लेस टॉक्सिक होता है अमोनिया से, और ये एक्सक्रीट किया जाता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जैसे कि मैमल्स एंड रिप्टाइल्स। यूरिक एसिड। यूरिक एसिड इज द लीस्ट टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द 3 एंड एक्सक्रीटेड बाय बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड सम इंसेक्ट्स। सबसे कम लेस टॉक्सिक जो है वो इन तीनों में से यूरिक एसिड है, जो कि एक्सक्रीट किया जाता है बर्ड्स, रेप्टाइल्स या इंसेक्ट्स के थ्रू। द टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय एन एनिमल इज आल्सो रिलेटेड टू इट्स मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल, मैमल्स प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ यूरिया बिकॉज दे हैव अ हाई मेटाबॉलिज्म एंड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ अमोनिया एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर एनर्जी मेटाबॉलिज्म। जो मैमल्स हैं वो ज्यादा अमाउंट में यूरिया प्रोड्यूस करते हैं एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है। हाई होने की वजह से बहुत ज्यादा अमोनिया एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक बाय प्रोडक्ट है उनकी एनर्जी मेटाबॉलिज्म का। मींस के जो भी फूड से एनर्जी वो गेन कर रहे हैं उसमें जो प्रोडक्ट बचता है वो एट द एंड अमोनिया बचता है। बर्ड्स ऑन द अदर हैंड प्रोड्यूस यूरिक एसिड। बर्ड्स जो है वो यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज दे नीड टू कंजर्व वाटर, क्योंकि उनको पानी कंजर्व करने की जरूरत होती है, बचा के रखने की, अपनी बॉडी में उसको स्टोर करना होता है। एंड यूरिक एसिड इज अ वेरी एफिशिएंट वे टू एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट। और जो यूरिक एसिड है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट वे है नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करने का। सो डिफरेंट एनिमल्स में वेस्ट मटेरियल डिफरेंट होने की मेन वजह क्या है? सराउंडिंग, उनकी एडेप्टेशन और अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 5, द यूज ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म इन किडनी। किडनी में जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है उसका यूज क्या है? यहाँ पर वर्किंग नहीं पूछी गई, जस्ट यूज या फंक्शन पूछा गया है काउंटर करंट मैकेनिज्म का। So we have to answer to that particular question. We have answer for this question, the use of counter current mechanism in kidney. The counter current mechanism is a special physiological process that occurs in the kidneys and plays a crucial role in the production of concentrated urine. जो concentrated urine pass out होता है बॉडी से, उस concentrated urine जो बनने का अमल है वो counter current mechanism जो है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है,
The counter current mechanism allows the kidneys to conserve water and produce concentrated urine even when the body is dehydrated. काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो किडनी को अलाउ करता है पानी को कंजर्व करने का और कंसंट्रेटेड यूरिन को पास आउट करने का या प्रोड्यूस करने का बॉडी से, जब बॉडी में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रही हो तब भी। डिहाइड्रेशन मीन बॉडी में पानी की कमी हो रही है और जो किडनी है वो इस तरह से ब्लड को फिल्टर करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो है वो रिजर्व हो जाए, कंजर्व हो जाए और यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड पास आउट हो। This is essential for maintaining a healthy balance of fluids and electrolytes in the body और ये बहुत ज़्यादा essential है हमारी बॉडी में फ्लूइड्स का बैलेंस रखने के लिए और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस करने के लिए। The counter current mechanism is an important part of the kidney's ability to regulate water balance. जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है किडनी की फंक्शन का, जो कि रेगुलेट करता है वाटर बैलेंस को, ना ही कमी होने देता है और ना ही ज्यादती होने देता है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर किडनीज एबिलिटी टू फिल्टर ब्लड एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। काउंटर करंट मैकेनिज्म बेसिकली होता कहाँ है? लूप ऑफ हेनले में होता है। डायग्राम आप सबने देखी है, बुक में बनी हुई है। लूप ऑफ हेनले में बहुत ज़्यादा वेन्स का एक जाल होता है जो कि लूप ऑफ हेनले को बिल्कुल सराउंड किए होता है और वहीं पर ये सारा मैकेनिज्म काउंटर करंट एक्सचेंज का होता है, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में पानी रीएब्जॉर्ब होता है, सॉल्ट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स, और जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो पास आउट होता है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द रोल ऑफ किडनी एज एन एंडोक्राइन ऑर्गन? किडनी हमें पता है एज एन एंडोक्राइन ऑर्गन भी वर्क करती है, एक ब्लड को फिल्टर करने का काम कर रही है बॉडी में। सेकंड, ये एज एन एंडोक्राइन ऑर्गन या एंडोक्राइन ग्लैंड भी काम करती है। एंडोक्राइन ऑर्गन या ग्लैंड क्या होता है? ऐसे ग्लैंड्स या ऑर्गन्स जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स रिलीज करते हैं ब्लड स्ट्रीम में। हार्मोन्स जो है वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जाकर ट्रिगर करते हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए। सो किडनी किस तरह से वर्क करती है एज एन एंडोक्राइन ऑर्गन? द किडनी इज नॉट ओनली एन ऑर्गन दैट फिल्टर्स ब्लड एंड रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स, बट इट इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ऑर्गन। दिस मीन्स दैट इट प्रोड्यूसेस हार्मोन्स दैट हैव अ वाइड रेंज ऑफ इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। बहुत ज्यादा वाइड रेंज है जो कि असरअंदाज होती है किसी भी बॉडी पर, जो हार्मोन किडनी से रिलीज होते हैं। 3 मेन हार्मोन्स हैं जो कि किडनी रिलीज करती है। उनमें सबसे पहले है रेनिन, then erythropoietin, EPO and calcitriol. स्पेसिफिक रोल्स क्या हैं किडनी के एज एन एंडोक्राइन ऑर्गन? रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर, जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो रेगुलेट करने का काम हमारी किडनी एज एन एंडोक्राइन ऑर्गन परफॉर्म करती है। किडनी हेल्प्स टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर बाय प्रोड्यूसिंग रेनिन। जो रेनिन हार्मोन है वो प्रोड्यूस होता है जो कि एक्टिवेट कर देता है RAAS। The RAAS helps to constrict blood vessels and increase blood volume which can raise blood pressure. Regulating blood volume को regulate करने का काम भी kidney as an endocrine organ work करती है। The kidneys helps to regulate blood volume by producing urine. By producing urine, the kidneys can help to control the amount of fluid in the body which can affect blood volume. Definitely जो amount of urine pass out होता है वो balance करता है amount of fluid in the body को। Regulating electrolyte balance, the kidneys helps to regulate electrolyte balance by excreting excess electrolytes in the urine. अगर हमारी बॉडी में ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए हैं तो वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएंगे through the filtration. The electrolytes are minerals that are important for nerve and muscle function. जो इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मसल्स और नर्व फंक्शन के लिए। For examples of electrolytes include sodium, potassium and chloride. सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स की कुछ एग्जांपल्स हैं। रेगुलेटिंग कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल्स, हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल्स को रेगुलेट करने का काम भी किडनी एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड ही करती है। So kidney helps to regulate calcium and phosphate levels in the blood and bones by producing calcitriol. Calcitriol helps to increase the absorption of calcium and phosphate from the intestines and to release calcium from the bones. बॉडी किस तरह से रेगुलेट करती है कैल्शियम और फॉस्फेट को ब्लड में और बोन्स में? एक हार्मोन रिलीज करके, जिस हार्मोन का नाम है कैल्सिट्रायोल। कैल्सिट्रायोल हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट की इंटेस्टाइन से और रिलीज करता है कैल्शियम बोन से। मीन्स कि अगर ये ट्रिगर हो जाता है ये वाला हार्मोन कैल्सिट्रायोल, तो ये
हमारी बॉडी में जो हमने इनटेक किया है एज अ फूड, कैल्शियम या फॉस्फेट, वो उसे एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ऐसा तो नहीं है हम कुछ भी खाते जाएं और वो एज इट इज एब्जॉर्ब होता जाए, ऐसा नहीं होता। बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स, डिफरेंट एंजाइम्स, डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जो कि पर्टिकुलरली डिफरेंट मिनरल्स, आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स पे, डिफरेंट जगहों पर मौजूद होते हैं जो कि बाद में डिफरेंटली ट्रिगर होते हैं जब हमारी बॉडी में इनटेक ज्यादा हो जाता है किसी भी चीज। क्वेश्चन 7 है, हाउ किडनी स्टोन्स आर फॉर्म्ड। किडनी स्टोन्स किस तरह से बनते हैं। वी हैव अ ब्रीफ आंसर टू दिस क्वेश्चन दैट हाउ किडनी स्टोन्स आर फॉर्म्ड। डिफरेंट काइंड्स ऑफ किडनी स्टोन्स आर देयर and they are formed due to different reasons. So what are kidney stones and how they are formed? Kidney stones are formed when there is too much crystal forming substance in the urine or when there is not enough fluid to dilute the urine. Crystal forming substances include calcium oxalate, uric acid and cysteine. किडनी स्टोन्स तब बनते हैं जब हमारे बॉडी में क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं यूरिन के अंदर, या फिर जब हमारी बॉडी में फ्लूइड इनफ अमाउंट में नहीं होता जो कि यूरिन को डाइल्यूट कर सके, तो वो क्रिस्टल की फॉर्म ले लेते हैं। जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं यूरिन में, और क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंसेस जो मौजूद होते हैं वो होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड और सिस्टीन। किडनी स्टोन्स होते हैं कैल्शियम स्टोन्स। कैसे होते हैं? दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन्स। बहुत ज्यादा कॉमन टाइप है ये। They are formed when there is too much calcium in the urine. जब यूरिन में बहुत ज्यादा कैल्शियम की अमाउंट हो जाती है तो कैल्शियम स्टोन्स बन जाते हैं। ऑक्सलेट स्टोन्स, these are formed when there is too much oxalate in the urine. जब यूरिन में बहुत ज्यादा ऑक्सलेट होगा तब ऑक्सलेट स्टोन्स बनते हैं। और ये पाया किसमें जाता है? It is found in many foods including spinach, rhubarb, beets, nut. rhubarb जो है वो भी स्पेनिश की तरह की एक स्पीशी होती है। ऊपर से ग्रीन लीफ होता है और नीचे पिंक कलर की उसकी जो स्टेम होती है। बीट्स और नट्स, इसमें ऑक्सलेट बहुत ज्यादा अमाउंट में मौजूद होता है। अगर हमारी डाइट में ये चीजें मौजूद हैं तो हमारी बॉडी डेफिनेटली पैसिव हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑक्सलेट स्टोन्स बन सकते हैं। यूरिक एसिड स्टोन, दीज आर फॉर्म व्हेन देयर इज टू मच यूरिक एसिड। यूरिन में यूरिक एसिड बहुत ज्यादा हो जाता है तो यूरिक एसिड के स्टोन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और यूरिक एसिड इटसेल्फ एक बाय प्रोडक्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का। मीन्स कि जब हम बहुत ज्यादा प्रोटीन इनटेक रखते हैं अपनी डाइट में, इसकी वजह से यूरिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है और ज्यादा यूरिक एसिड बनने की वजह से यूरिक एसिड स्टोन्स बन सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिस्टीन स्टोन्स, दीज आर द लीस्ट कॉमन टाइप ऑफ किडनी स्टोन। दे आर फॉर्म्ड व्हेन देयर इज टू मच सिस्टीन इन द यूरिन। जब यूरिन में बहुत ज्यादा सिस्टीन मौजूद होगा तो सिस्टीन स्टोन्स बनते हैं और ये बहुत कम ही पाए जाते हैं। मतलब लीस्ट कॉमन टाइप है ये किडनी स्टोन की, बहुत कम देखे गए हैं। और सिस्टीन is an amino acid. Basically cysteine amino acids and amino acids are the building block of proteins. Next question is, what is the impact over human body if the kidneys suddenly or gradually lost the filtering abilities? अगर हमारी बॉडी में किडनी सडनली, अचानक से या ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता फिल्टरिंग एबिलिटीज को कम करना शुरू कर दे तो क्या इम्पैक्ट होगा? किडनी फेलियर बेसिकली इसे हम कह सकते हैं। जब फिल्टरिंग नहीं हो रही तो इट मीन्स कि किडनी ने अपनी फंक्शन, अपनी वर्किंग जो है वो कम कर दी है या बिल्कुल ही बंद हो गई है। So kidney failure is the condition in which kidneys fail to extract nitrogenous waste products from and perform osmoregulatory activity in the body. In this medical condition, more than 85% of the both kidneys are affected. Kidney failure is classified as acute and chronic. अगर हमारी बॉडी में 85% दोनों किडनीज अफेक्टेड हैं, वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बना रही या एक्सट्रैक्ट कर रही नाइट्रोजनस वेस्ट को, ऑस्मो रेगुलेटरी एक्टिविटी परफॉर्म करने में बॉडी को प्रॉब्लम हो रही है, इट मीन्स कि हमारी किडनी ने वर्किंग खत्म कर दी है या बहुत स्लो डाउन हो गई है। दो तरह की होती है किडनी फेलियर, एक्यूट और क्रॉनिक। Acute is concerned with the suddenly loss of filtering abilities of the kidney. अगर किडनी ने अचानक से ही लॉस कर दिया है ब्लड को फिल्टर करना तो वो acute kidney failure में आता है। This condition develops in a few days, particularly in those who are already having renal abnormalities and hospitalized. The disease that could cause the kidney failure are blood loss due to injury, heart attack, liver failure, severe allergic condition, and sudden dehydration due to sweating or excessive urination.
यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू स्टोन्स और एनी इन्फेक्शन। एक्यूट किडनी फेलियर जो है वो अचानक से होने वाली तब्दीली है जो भी किडनी में हुई है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन रुक गई है, किडनी की एबिलिटी जो है वो फिल्टर करने की स्टॉप हो जाती है, और ये कंडीशन जो है वो कुछ दिन में होती है, डेवलप होती है आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि अचानक से ही अपेयर हो जाए, इतना ज्यादा सडन भी नहीं होता ये। और ये डिजीज मोस्टली किस वजह से होती है, किसी भी जख्म या किसी भी इंजरी की वजह से, ब्लड लॉस होने की वजह से, या हार्ट अटैक, लिवर के फेलियर की वजह से, या किसी भी एलर्जिक कंडीशन अगर आपकी बॉडी में है, या फिर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो गई है, पानी की कमी हो गई है, या जो मिनरल्स और सॉल्ट्स थे वो बॉडी से स्वेटिंग के थ्रू निकल गए हैं, और या फिर बहुत ज़्यादा यूरिनेशन हो रही है, या यूरिनरी ट्रैक की ऑब्स्ट्रक्शन है, यूरेटर है, उसमें कोई स्टोन या कोई रुकावट आ गई है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन की वजह से वो ज्यादा सिवियर कंडीशन में ले जाता है और एक्यूट किडनी फेलियर कॉज करता है। सेकेंड कंडीशन इज क्रॉनिक किडनी डिजीज। क्रॉनिक किडनी डिजीज इन्वॉल्व्स ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। इसमें आहिस्ता आहिस्ता किडनी फंक्शन लॉस होना स्टार्ट होता है। इनिशियली दिस डिजीज शोज नो सिम्टम्स in the body but periodic blood और urine test indicate the problem। इब्तदाई तौर पर तो ये जो बीमारी है वो कोई भी सिम्टम शो नहीं करती बॉडी में, लेकिन जब ग्रेजुअली या पीरियोडिक जो भी ब्लड टेस्ट होते हैं या यूरिन टेस्ट होते हैं उसमें इस प्रॉब्लम को इंडिकेट किया जाता है अगर बॉडी में मौजूद है तो। इट्स सिम्टम इंक्लूड्स फटीग, शॉर्ट ब्रेथ, swollen hands or feet, blood in urine। The cause are hypertension, hyperglycemia, high cholesterol, cysts develop inside the kidney, kidney stones and inflammation। इसके symptoms में सबसे पहले तो थकावट है, फिर सांस का फूलना, हाथों का पैरों का फूल जाना, स्वेल हो जाना, या फिर यूरिन में ब्लड का आना। इसके अलावा हाइपरटेंशन, बहुत ज़्यादा बीपी का हाई रहना, हाइपरग्लाइसीमिया, हाई कोलेस्ट्रॉल होना, सिस्ट बन जाना किडनी के अंदर छोटे छोटे, या किडनी स्टोन और इन्फ्लेमेशन इसकी बेसिक कॉजेज होती हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद किडनी ट्रांसप्लांट। इससे पहले हमने किडनी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 8 में किडनी फेलियर पढ़ा था जिसमें 2 टाइप्स की किडनी फेलियर्स बताई गई थी, एक्यूट फेलियर एंड क्रॉनिक फेलियर। नाउ वी हैव द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद किडनी ट्रांसप्लांट। जब हमारी किडनी ख़राब हो जाती है तो वी नीड टू ट्रांसप्लांट इट। इफ़ द ऑपरेशन और सर्जरी इज़ नॉट वर्किंग then what will happen? After transplants, the immunosuppressant drugs like cyclosporin are administered. This would be the risk factor along with the treatment because at first it must be given to stop the body from rejecting the new kidney and minimize the side effects, but at the other end it may invite some other opportunistic infections to enter the body due to suppressed immune system. Kidney transplant surgery involves substantial complications like blood clots and bleeding, leaking from or blockage of the tube that links the kidney to the bladder. Different bacterial infection, those infections are cancer that can be passed on from the donated kidney, death, heart attack and stroke. Besides all complications, studies reveal that people who have done their kidney transplant live better and longer than those who keep on dialysis. Kidney transplant से associated जो problem सबसे पहले face करनी पड़ती है, जो भी patient है उसकी body उस न्यू किडनी को एक्सेप्ट करती है या नहीं, उसका रिस्क फैक्टर जो है उसको कम करने के लिए ट्रीटमेंट दी जाती है। कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स लगाए जाते हैं जो कि इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा वीक कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत से इन्फेक्शंस होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो किडनी ट्रांसप्लांट की सर्जरी है उसमें और भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, लीकिंग या ब्लॉकेज हो जाती है ट्यूब्स में जो कि हमारे यूरेटर या ब्लैडर तक आ रही हैं, ब्लॉक्स या ट्यूब। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वो इन्फेक्शन जो है वो कैंसर तक भी जा सकता है। मे बी जो पेशेंट को किडनी डोनेट करने वाला है उसकी बॉडी में कुछ ऐसा था जो कि डायग्नोज ना हो सका और वो किडनी ट्रांसप्लांट होकर किसी और की बॉडी में आ गई, अब वो वहाँ पर डोमिनेंट हो जाएगी डिजीज, तो ये भी चांसेस होते हैं। अदरवाइज हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। लेकिन जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो डायलिसिस के पेशेंट से ज़्यादा बेटर होती है, ज़्यादा सपोर्टिव होती है और वो ज़्यादा
जी सकता है एज कम्पेयर टू जो पेशेंट डायलिसिस पर है। प्रॉब्लम्स भी हैं किडनी ट्रांसप्लांट के, लेकिन एक तरफ इसकी बेनिफिट्स भी होते हैं जो कि हमें। व्हाट इज हाइपोथर्मिया एंड हाउ बॉडी ओवरकम दिस कंडीशन। हाइपोथर्मिया क्या है और हमारी बॉडी इस कंडीशन से किस तरह से ओवरकम करती है। Hypothermia is a medical emergency that occurs when your body loses heat faster than it can produce it. हाइपोथर्मिया एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी होती है जो कि हमारी बॉडी में पैदा हो जाती है, जिससे बॉडी जो है वो हीट बहुत ज़्यादा लूज करने लग जाती है जितनी वो प्रोड्यूस कर रही है उसकी, कॉजिंग अ डेंजरसली लो बॉडी टेम्परेचर, जिसकी वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है। अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज अराउंड 98.6 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। सबको पता है कि बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल होता है वो 98.6 या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। द बॉडी हैज़ सेवरल मैकेनिज्म इन प्लेस टू ट्राई टू ओवरकम हाइपोथर्मिया। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारी बॉडी में नेचुरली ही कुछ मैकेनिज्म्स अल्लाह ताला ने दिए हैं। उनमें जो सबसे पहले है वो है शिवरिंग, कांपना। Shivering is a reflex that helps to generate heat when you shiver your muscles contract and relax rapidly which produces heat. Shivering जो है एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है जो कि हीट को जनरेट करने में मदद करता है। जब हम कांपते हैं तो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, यानी कि सिकुड़ते और फैलते हैं, जिसकी वजह से उनमें हीट प्रोड्यूस होती है और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर लो हो रहा था वो अगेन वापस नॉर्मल की तरफ आना शुरू होता है। नेक्स्ट है वैसोकंस्ट्रिक्शन। वैसोकंस्ट्रिक्शन इज द नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स, दैट दिस हेल्प्स टू कंजर्व हीट बाय रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो टू द स्किन। वैसोकंस्ट्रक्शन में जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो हो जाती हैं और ये हेल्प करती हैं हीट को कंजर्व करने की। जब हमारा ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है स्किन की तरफ तो जो हीट है वो कंजर्व हो जाती है, लॉस नहीं होती ज़्यादा अमाउंट में। Next is metabolism. Metabolism is a process by which your body converts food into energy when you are cold. Your body increases its metabolism to generate energy. एक और वे क्या है हीट को जनरेट करने का बॉडी में, जब हम कुछ भी खाते हैं तो वो मेटाबोलाइज होता है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से बॉडी में हीट पैदा होती है और वो हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी हमें मिलती है। लेकिन जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत लो हो रहा है तो वही मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी को हीट प्रोवाइड करता है, हीट जनरेट करके देता है। हार्मोन्स, द बॉडी ऑल्सो रिलीजेस हार्मोन्स सच एज एड्रेनलिन and noradrenaline in response to cold. These hormones help to increase heart rate, blood pressure and breathing. कुछ हार्मोन्स भी इस चीज में हेल्प करते हैं जैसे कि एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन इन रिस्पॉन्स टू कोल्ड। ये हार्मोन्स हेल्प करते हैं हमारा हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और ब्रीदिंग बढ़ाने में। जब हमारा हार्ट रेट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा या ब्रीदिंग ज़्यादा हम करेंगे तो डेफिनेटली हमारी बॉडी में हीट पैदा होगी। जब हीट होगी तो हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर लो हो रहा था, मीन्स बॉडी हाइपोथर्मिया की तरफ जा रही थी, वो डेफिनेटली वापस उसे ओवरकम करेगी और बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मलाइज करने में हेल्प करेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 15। वैसे तो चैप्टर नंबर 15 है लेकिन इस बुक का चैप्टर 1 है होम्योस्टेसिस। Inshallah, I will be back with long answering questions. Till then, Allah Hafiz and take good care of yourselves.